हे गाइज, आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य संगम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग मेरी पिछली वीडियो देखे होंगे उन लोगों को पता होगा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने 4 वीडियो में करके 4 पार्ट में करके बिहार स्टेट टीजीटी के प्रश्नों को यानी माध्यमिक हिंदी के प्रश्नों को हम लोगों ने बहुत बारीकी से पढ़ा है। ठीक है, ठीक उसी तरह से अब हम पीजीटी के प्रश्नों को यानी उच्च माध्यमिक स्तर के जो हिंदी के प्रश्न हैं 80 प्रश्न उनको पढ़ेंगे और एक एक ऑप्शन को बारीकी से देखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो 40 प्रश्न हैं वो जीएस के थे और बाकी 80 प्रश्न हिंदी के हैं। तो टीजीटी के सिलेबस में टीजीटी के पेपर में तो हम लोग देखे हैं कि 60 प्रश्न साहित्य के थे और 20 प्रश्न व्याकरण के थे। अब इसमें देखते हैं कि कितने प्रश्न साहित्य के हैं और कितने प्रश्न व्याकरण के हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, चलिए देखते हैं 41 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। हाँ, ये रहा हमारा प्रश्न। 41 नंबर प्रश्न दिया है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है। ऑप्शन ए 13 स्वर 38 व्यंजन बराबर 51। ऑप्शन बी 12 स्वर 34 व्यंजन बराबर 46। ऑप्शन सी 15 स्वर 41 व्यंजन बराबर 56, यानी टोटल इधर दिया है। ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्योंकि धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या जो मानी है टोटल 51 मानी है, जिसमें से 13 स्वर हैं और 38 व्यंजन है। अगला प्रश्न देखते हैं 42 नंबर। खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुता है। ऑप्शन ए पहेलियों का संकलन, ऑप्शन बी कहामुकरियों का संकलन, ऑप्शन सी मनोरंजन परक रचना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ तो उपरोक्त में से कोई नहीं दे दे, लेकिन हमको पता करना है कि खुसरो की रचना खालिक बारी है क्या। तो खुसरो की रचना जो खालिक बारी है वो है फारसी हिंदी का शब्दकोश। ठीक है, एक एक लेक्चर हमारे लेक्चर को एक एक लेक्चर को आप बड़े ध्यान से सुनिए। हम तो यही कहेंगे कि कॉपी पेन लेके वीडियो देखिए, ताकि जो भी आपको महत्वपूर्ण लगे, जो आप जिस शब्द से आपका सामना न हुआ, जिसको आप नहीं जानते हैं उसको नोट करते चलें। ठीक है, आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी अवहट, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पाली। ठीक है, सबसे पहले संस्कृत, उसके बाद संस्कृत के बाद पाली, तब प्राकृत, तब अपभ्रंश, तब अवहट, तब हिंदी। ठीक है, तो संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत। तो प्राकृत के पहले की पूछा है तो यहाँ पाली हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न दिया है, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही उगम है। ऑप्शन ए कनौजी अवधी, ऑप्शन बी खड़ी बोली बुंदेली, ऑप्शन सी ब्रज बघेली, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी खड़ी बोली और बुंदेली। पश्चिमी हिंदी में जो 2 बोली आती हैं वो है खड़ी बोली और बुंदेली। यदि अगर आपसे पूछे कि कन्नौजी और अवधी, तो कन्नौजी हो जाएगा पश्चिमी हिंदी की बोली और अवधी हो जाएगा पूर्वी हिंदी की बोली। अगर आपसे पूछे ब्रज और बघेली, तो ब्रज हो जाएगा पश्चिमी हिंदी की बोली और बघेली हो जाएगा पूर्वी हिंदी की बोली। ठीक है, तो ये बोलियां आपको सारा याद रखना पड़ेगा, तभी ये ऐसा क्वेश्चन हल हो पाएंगे। क्योंकि पश्चिमी हिंदी में आती है ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी को ही बांगरू कहते हैं, और कौरवी, उसके बाद से एक दक्षिणी। ठीक है, अगर पूछे राजस्थानी हिंदी में कौन कौन आता है, तो मेवाती, मारवाड़ी, मालवी और जयपुरी। अगर पूछे पहाड़ी हिंदी में तो कुमाऊनी और गढ़वाली। पूर्वी हिंदी की बात करें तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और बिहारी हिंदी की बात करें तो मगही, मैथिली और भोजपुरी। ठीक है, तो ये आपको बहुत याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने क्या शब्द प्रयोग किया है।
ऑप्शन ए जनपदीय हिंदुस्तानी, ऑप्शन बी वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी, ऑप्शन सी कौरवी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जनपदीय हिंदुस्तानी। सुनीति कुमार चटर्जी ने मर्दानी भाषा या जनपदीय हिंदुस्तानी दोनों कहा है। यहाँ तो जनपदीय हिंदुस्तानी दिया है। अगर पूछ दे कि खड़ी बोली के लिए मर्दानी भाषा का प्रयोग किसने किया है, तो भी उत्तर हो जाएगा सुनीति कुमार चटर्जी ने। अगर पूछे खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने क्या शब्द प्रयोग किया है, यहाँ जनपदी के स्थान पे मर्दानी भाषा दे दे तो भी आपका उत्तर हो जाएगा मर्दानी भाषा। ठीक है, और डी ऑप्शन को देखते हैं, वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी। तो यदि पूछे कि वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी किसने प्रयोग किया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी दो भाषाओं का प्रयोग किया है। देखिए, एक वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी और एक देसी हिंदुस्तानी। ठीक है, और कौरवी तो आप लोग जानते ही होंगे, कौरवी का नामकरण किया है राहुल सांकृत्यायन ने। अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर। देवनागरी लिपि में अ की 12 खड़ी स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी काका कालेलकर, ऑप्शन सी विनोबा भावे, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी काका कालेलकर। ठीक है, क्योंकि सुझाव दिया था काका कालेलकर ने 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में। ठीक, और यदि पूछे कि अ की 12 खड़ी तैयार किसने की, तो आपका उत्तर होना चाहिए सावरकर बंधुओं ने। अगर आपसे पूछे कि महात्मा गांधी की बात करें, ऑप्शन ए महात्मा गांधी की बात करें, तो इन्होंने अपने पत्र हरिजन सेवक में, इनकी एक पत्र थी हरिजन सेवक, इसमें इस शैली का प्रयोग किया था। ठीक है, किस शैली का? अ की 12 खड़ी का, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। अ की 12 खड़ी का प्रयोग महात्मा गांधी ने अपने पत्र हरिजन सेवक में किया था। चलिए, अब यहाँ पे एक और दिख रहा है ऑप्शन सी में विनोबा भावे। तो इनकी बात करें तो इन्होंने एक कथन दिया है कि नागरी लिपि से बढ़कर वैज्ञानिक लिपि मैंने पाई नहीं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है याद रखना, क्योंकि इन्हीं सब ऑप्शनों से हमारा प्रश्न फिर दोबारा बन सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए देवनागरी का नाम गुजरात के नागर ब्राह्मणों के कारण पड़ा, ऑप्शन बी देवनागरी तांत्रिक चिन्ह देवनागर से संबंधित है, ऑप्शन सी देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी से हुआ, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी से हुआ। एक प्रश्न और पूछा गया था नेट में कि दे दिया गया था ये सब लिपियों को, और उसको क्रम से करना था कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले आएगा ब्राह्मी लिपि, उसके बाद उत्तरी शैली, उसके बाद गुप्त लिपि, उसके बाद सिद्धमातृका, सिद्धमातृका को कुटिल लिपि भी कहा जाता है, उसके बाद आता है देवनागरी लिपि। ठीक है, तो इस क्रम को आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। 48 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित लिपि सुधार समिति 1947 के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन बी पी.डी. टंडन, ऑप्शन सी बी.जी. खेर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, और बी.जी. खेर की बात करें तो इन्होंने 1955 में जब राजभाषा आयोग का गठन हो रहा था उस टाइम ये अध्यक्ष थे बी.जी. खेर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 49 नंबर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प चुनिए। पहला दिया है ब्रज भाषा में गीतात्मकता स्वाभाविक रूप से आ जाती है। दूसरा दिया है ब्रज भाषा में परुष वर्णों का अभाव है। इसमें कूट दिया है ऑप्शन ए एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन बी एक आंशिक सही और दो सही है, ऑप्शन सी एक और दो दोनों गलत है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, देखिए हम कई वीडियो में देखे हैं कि कहा जा रहा है कि टीजीटी और पीजीटी दोनों का सिलेबस सेम है, लेकिन नहीं। अभी हम टीजीटी के प्रश्नों को पढ़े हैं तो वो कैसा था, अभी हम पीजीटी के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, वो देखिए उससे कितना हार्ड है। तो ये भूल भुलैया में ना पढ़िए कि टीजीटी और पीजीटी यानी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों का प्रश्न सेम है, कभी नहीं। दोनों का प्रश्न में बहुत धरती आसमान का अंतर है। ठीक है,
और आप लोगों को अलग अलग करके पढ़ना पड़ेगा। देखिएगा, आप खुद ही हल करिए, देखिए कि कितना कठिन प्रश्न है पीजीटी का। अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों स्थापना अ और तर्क ब पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना अ दिया है, 19वीं शताब्दी का नवजागरण भक्तिकालीन लोक जागरण से भिन्न इस बात में है कि वह उपनिवेशवादी दौर की उपज है। तर्क ब दिया है, उनकी ऐतिहासिक अंतर्वस्तु एक समान है। कूट में दिया है अ गलत और ब सही है। ऑप्शन बी अ सही और ब गलत है। ऑप्शन सी अ और ब दोनों गलत है। ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, अ सही और ब गलत। ये जो है ना, ये दोनों शुक्ल की पुस्तक में दिया हुआ है। ठीक है, आचार्य शुक्ल जी की पुस्तक में ये दोनों कोटेशन दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं 51 नंबर। ये जो उच्च माध्यमिक स्तर का जो प्रश्न बनाया गया है एकदम सेम नेट के सिलेबस के अनुसार बनाया गया है और नेट के प्रश्न सेम ऐसे ही आते हैं। ठीक है, और जो माध्यमिक स्तर का प्रश्न बना हुआ है वो टीजीटी पीजीटी यूपी टीजीटी पीजीटी चाहे कोई भी टीजीटी पीजीटी हो उसके लेवल का बनाया गया है। चलिए 51 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कवियों को उनकी जनपदीय भाषा से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दोनों को मिलाना है। सूची 1 में दिया है ए जगदीश गुप्त, बी वंशीधर शुक्ल, सी ईश्वरी, डी सूर्यमल मिश्रण। सूची 2 में दिया है 1 बुंदेली, 2 राजस्थानी, 3 भोजपुरी, 4 अवधी, 5 ब्रज। तो इसको यहाँ पे आपको मिलाना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ तो उत्तर दे दिया उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन जब ऑप्शन हमारे सामने दिख रहा है तो हमको पता करना पड़ेगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आइए मिलाते हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा। जगदीश गुप्त जो है हरदोई के रहने वाले हैं, तो इनकी भाषा क्या हो जाएगी, कन्नौजी, जो कि यहाँ पे दिया नहीं है। ठीक है, ईश्वरी का देखें तो ईश्वरी बुंदेली में मिलाएंगे। ठीक है, ईश्वरी का बुंदेली। बंशीधर शुक्ल की बात करें तो ये लखीमपुर खीरी से बिलोंग करते हैं, इनका होता है अवधि। बंशीधर शुक्ल अवधि, बी का 4। ठीक है, अगर बात करें सूर्यमल मिश्रण की तो इनका हो जाएगा राजस्थानी। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, इस एक एक चीज़ को आप लिखते जाएं, नोट करते जाएं अपने नोटबुक में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 52 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है। ऑप्शन ए ध्यान मंजरी, ऑप्शन बी कुंडलियाँ, ऑप्शन सी राम ध्यान मंजरी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, पूछ रहा है अग्रदास की नहीं है, पूछ रहा है। तो यहाँ जितने दिए गए हैं ध्यान मंजरी, कुंडलिया और राम ध्यान मंजरी, ये तीनों जो रचनाएं हैं अग्रदास की हैं। अग्रदास रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकता है कि रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो वो है अग्रदास। रसिक संप्रदाय की स्थापना की थी किसने, अग्रदास ने। 3 रचना यहाँ है और 2 रचना इनकी है। और 2 रचना कौन कौन सी है, अष्टयाम, जिसको रामाष्टयाम भी कहते हैं, और एक है हितोपदेश उखाड़ा बावनी। ठीक है, ये 5 रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इनको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये अगले परीक्षा में दिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 53 नंबर। 53 नंबर प्रश्न दिया है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया है काव्य पंक्तियाँ, सूची 2 में दिया है रचनाकार। तो आइए देखते हैं सूची 1 की काव्य पंक्तियाँ। ऑप्शन ए दिया है पंडित सल सत्य बखाड़ई देह ही बुद्ध बसंतड़ जाड़ई। बी दिया है 12 बरिस लय कुकर जिए और 13 लय जिए सियार। सी दिया है बड़ कौशल तू राधे किनल कन्हाई लोचन आधे। डी दिया है जाति ओछा पाती ओछा जन्म हमारा, जाति ओछा पाती ओछा ओछा जन्म हमारा होना चाहिए। ए दिया है कड़पा, बी दिया है सरपा, सी तीसरा दिया है जगनीक, चौथा दिया है विद्यापति, पांचवा दिया है रैदास। तो इसको हमको मिलाना है। देखते हैं कूट क्या दिया है। कूट में दिया है, कूट में दिया है तो इसका उत्तर हमको देखना है। इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। तो इसको मिलाते हैं, देखते हैं।
53 का, ए का दूसरा, ठीक, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पांचवा, ठीक, ऐसे। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं 54 नंबर प्रश्न दिया है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य पंक्ति कृतियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए विष्णुप्रिया, कुकुरमुत्ता, चांद का मुंह टेढ़ा है, आंगन के पार द्वार। ऑप्शन बी दिया है कुकुरमुत्ता, विष्णुप्रिया, आंगन के पार द्वार, चांद का मुंह टेढ़ा है। ऑप्शन सी दिया है आंगन के पार द्वार, चांद का मुंह टेढ़ा है, विष्णुप्रिया, कुकुरमुत्ता। ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, क्योंकि कुकुरमुत्ता जो है 1942 में है, विष्णुप्रिया 1957 में, आंगन के पार द्वार 1961 में और चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 में। अगर बात करें कि कुकुरमुत्ता किसकी रचना है तो निराला की है। अगर बात करें विष्णुप्रिया की तो वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगर बात करें आंगन के पार द्वार की तो ये अज्ञेय की रचना है। और चांद का मुंह टेढ़ा जो है मुक्तिबोध की रचना है। अगर पूछ ले कि छायावादी रचना कौन है तो कुकुरमुत्ता है। मैथिली शरण गुप्त जो है द्विवेदी युग के हैं, जो जिसने विष्णुप्रिया की रचना की। और अज्ञेय की बात करें तो ये प्रयोगवादी हैं, आंगन के पार द्वार की रचना किए हैं। और मुक्तिबोध भी प्रयोगवादी है, जिसने चांद का मुंह टेढ़ा लिखा है 1964 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 55 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों स्थापना और तर्क ब पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना भारतेंदु युग में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व है। तर्क ब क्योंकि उस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। कूट में दिया है ऑप्शन ए अ गलत और ब सही है, ऑप्शन बी अ और ब दोनों सही है, ऑप्शन सी अ सही और ब गलत है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अ और ब दोनों सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 56 नंबर प्रश्न दिया है, द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां क्या हैं। ऑप्शन ए समाज सुधार, ऑप्शन बी पहला दिया है समाज सुधार, दूसरा दिया है गीति काव्य की प्रचुरता, तीसरा दिया है स्वच्छंदता, चौथा दिया है इतिवृत्तात्मकता। अब इसमें सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए 1 और 3, ऑप्शन बी 2 और 1, ऑप्शन सी 1 और 4, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 4, क्योंकि द्विवेदी युग में समाज को सुधारने में काम चल ही रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें इतिवृत्तात्मकता पाई जाती थी, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इतिवृत्तात्मकता किस युग की प्रवृत्ति है, तो आपका उत्तर हो जाएगा द्विवेदी युग की, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 57 नंबर प्रश्न दिया है, सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही हैं। पहला दिया है वज्रयान होना चाहिए, ब्रजयान लिखा है, वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। दूसरा दिया है नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला है। तीसरा दिया है सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता। चौथा दिया है सिद्धों की वानियाँ सांकेतिक नहीं है। सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए 1 और 3, बी दिया है 2 और 1, सी है 2 और 3, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए 1 और 3 दोनों होगा। सिद्धों से रामचंद्र शुक्ल का कथन पूछ रहा है कि सिद्धों के बारे में वो क्या कहे हैं। तो ये भी बोले हैं कि वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ, और ये भी बोले हैं कि सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता। अगर यहाँ पे नहीं शब्द नहीं रहता तो ये भी सही हो जाता कि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला है। यहाँ न दे के लिखा होता कि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से निकला है, तो ये भी सही हो जाता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने पुस्तक में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से निकला है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 58 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। सूची 1 में रचनाएं दिया है, सूची 2 में रचनाकार दिया है। देखिए सूची 1 की रचनाएं।
ये दिया है प्राकृत प्रकाश, बी है श्रावकाचार, सी प्रबंध चिंतामणि, डी कुमार पाल प्रतिबोध। सूची 2 में दिया है रचनाकार, पहला है देवसेन, दूसरा बर्रुचि, तीसरा जैनाचार्य मेरुतुंग, चौथा हेमचंद्र, पांचवा सोमप्रभ सूरी। ठीक है, तो चलिए इसका कूट देखते हैं। इसमें कूट दिया है तो इसका आंसर हो जाएगा 58 का ई। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ तो दे दिया उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन हमको पता करना है कि ये जो रचनाएं हैं किस रचनाकार की है। तो आइए देखते हैं। प्राकृत प्रकाश किसकी है? बर्रुचि की। ठीक है, अगर बात करें श्रावकाचार्य की तो श्रावकाचार्य है देवसेन की। ठीक है, अगर बात करें प्रबंध चिंतामणि की तो प्रबंध चिंतामणि जो है जैनाचार्य मेरुतुंग की है। अगर बात करें कुमार पाल प्रतिबोध की तो ये रचना है सोमप्रभ सूरी की। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का पांचवा। ठीक है, ये ऑप्शन में रहता तो ये सही होता। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 59 नंबर। 59 नंबर प्रश्न दिया है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी बच्चन सिंह, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 60 नंबर। 60 नंबर प्रश्न दिया है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन पहला दिया है मानस का हंस, दूसरा है पीढ़ियाँ, तीसरा खंजन नयन, चौथा सुहाग के नुपुर। सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी 4 1 3 2, ऑप्शन सी 2 3 1 2 3 4 1, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी 4 1 3 2। तो चलिए देखते हैं इसका 4 1 3 2 कैसे होता है। सुहाग के नुपुर हो जाएगा 1960 में। ठीक है, मानस का हंस की बात करें तो 1972 में। ठीक है, सॉरी लिख नहीं पा रहे, मानस का हंस 1972 में। ठीक है, और पीढ़ियाँ खंजनन जो है 1981 में, पीढ़ियाँ जो है 1990 में। ठीक है, अगर पूछे कि ये सारी रचनाएं जो है चारों किनकी हैं तो आपका उत्तर होना चाहिए अमृतलाल नागर की। तो आज के लिए बस इतना ही। 20 प्रश्न हम लोग कर चुके, 41 से 60। बाकी जो प्रश्न हैं अगली कक्षा में करेंगे। तो ये प्रश्न आपको कैसे लगे, ये व्याख्या आपको कैसा लगा, मेरा पढ़ाने का प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।